दोस्तों पिछले कुछ साल में आपने देखा होगा कि फ्लैट के रेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पुणे इस जैसे शहर में रेंटल सिस्टम में करीब 30 से 40% का इंक्रीमेंट हुआ है। पोस्ट पैंडमिक के बाद इंक्रीमेंट काफ़ी बढ़ गया है रेंटल सिस्टम में और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन कुछ रीज़न है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं या बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो में समझेंगे दोस्तों कि क्यों रेंट इतनी इंक्रीज कर गई है, क्या क्या इसके रीज़न है और एक एग्जाम्पल समझेंगे कि किस तरीके से रेंट बढ़ी है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फॉर एन एग्जाम्पल, नोएडा में एक प्राइम लोकेशन में 3 BHK का रेंट 2 साल पहले करीब 20-22 हज़ार होता था, लेकिन आज के समय में सेम अपार्टमेंट सेम लोकेशन पे करीब 40,000 पर मंथ हो चुका है। और ये भी मैं मेंटेनेंस एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ। तो मेंटेनेंस का आप 3 to 4,000 एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं। सेम चीज़ बैंगलोर में, बैंगलोर इज गोइंग टू बी नेक्स्ट मुंबई इन द टर्म ऑफ रेंट, फैसिलिटीज़ में नहीं, सिर्फ रेंटल सिस्टम में। तो मुंबई मैराथन के बगल में या मैराथन के एरिया में जो रेंटल थी नॉर्मल सोसाइटी में, सोसाइटी नहीं बोलना चाहिए, स्टैंड अलोन बिल्डिंग के 2 BHK का रेंट अराउंड 25-28,000 था। अभी के समय में, आज के समय वो रेंटल 45,000 पर मंथ है। तो आप समझ सकते हैं कि रेंटल या रेंट जो है कितनी बढ़ गई है। और इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। बिल्डर का कुछ रीज़न कहना है, कुछ लोगों का अलग रीज़न कहना है, लेकिन एक रीज़न है जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं और बात करते हैं, वो है टैक्स। अब किसी ओनर को अगर 30,000 ऑफ द रेंट मिलता है तो वो 30,000 उसके इनकम में ऐड होती है। अगर वो ओनर जॉब नहीं कर रहा है या वो ओनर रिटायर्ड है तो वो इनकम टैक्स फाइल करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो लिमिट या किसी स्लैब में फिट नहीं होगा। लेकिन अगर वो ओनर जॉब कर रहा है, अगर वो ओनर किसी तरह का अदर इनकम भी कर रहा है, तो ये 30,000 उसके स्लैब को इंक्रीज कर सकती है या उसके एग्जिस्टिंग स्लैब में ये एक्स्ट्रा टैक्स बन के आएगी। अब एक चीज़ समझते हैं कि अभी जो फ्लैट के जो ओनर है, मैक्सिमम फ्लैट के जो ओनर है वो वर्किंग पीपल है, वो रिटायर नहीं हुए हैं। अगर फ्लैट के ओनर रिटायर नहीं हुए हैं, वो वर्किंग पीपल है, तो उसमें उसको जितने भी रेंट मिलेंगे उस ओनर को, वो उनके सोर्स में या सोर्स इनकम में इंक्रीमेंट ले आएगा। पहले के ज़माने में वाइफ वर्किंग ज़्यादा नहीं रहती थी, लेकिन आज के ज़माने में मैक्सिमम वाइफ वर्क करती है, मैक्सिमम लोगों की वाइफ वर्क करती है। और इनकम टैक्स दिखाने में वो अपने वाइफ का नाम नहीं डाल सकते हैं। पहले क्या होता था कि वाइफ नॉन वर्किंग थी, तो जितने भी सैलरी है, जो सैलरी आती है उसके इनकम वाइफ के नाम पे लेते थे, जो कि इनकम टैक्स में वो स्लैब में किसी स्लैब में फिट नहीं होता था, इनकम टैक्स डेट नहीं होता था। लेकिन जब वाइफ वर्किंग है तो उस समय आप उनके नाम का यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिबेट लेने में। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जो लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये टैक्स को बचाने के चक्कर में ओनर अपने जो रेंटल सिस्टम है या जो ओनर जो अपने जो रेंट है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसके अलावा और भी एक दूसरी रीज़न है कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद IT कंपनी सारे एम्प्लॉय को बुलाना शुरू कर दी है। 100% नहीं तो हाइब्रिड मोड में बुलाना शुरू कर दिया। हाइब्रिड मोड बोलने का मतलब कि वीक में 2 दिन आपको ऑफिस आना है या वीक में 3 दिन ऑफिस आना है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ऑफिस तो वो 2 या 3 दिन बुला रहे हैं, लेकिन उस एम्प्लॉय को उस सिटी में ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो एवरी टाइम सिटी चेंज नहीं कर सकते हैं इन ए वीक। तो वो उसी सिटी में रहते हैं और 2 और 3 दिन एज ए हाइब्रिड करने का मतलब हाइब्रिड मोड में वो ऑफिस जाते हैं। बहुत सारे कंपनी ये भी चेक करेगी उनके एम्प्लॉय सेम लोकेशन पे काम कर रहे हैं क्या नहीं। कहने का मतलब वो IP एड्रेस ट्रैक करके ये इंश्योर करते हैं कि बैंगलोर में अगर ऑफिस है तो बैंगलोर में एम्प्लॉय है क्या नहीं। ये पूरी तरीके से ये कोशिश किया जाता है। मुझे तो लगता है कि IT कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ये करने की कोशिश कर रही है कि उस स्टेट में से जो लोग हैं, जिस स्टेट में कंपनी है उस स्टेट में ही लोग रहें, ताकि उस स्टेट में इनकम ग्रोथ या इनकम के जो पैसे की जो सोर्स है वो बढ़ती जाए, आती जाए। थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न है कि बहुत सारे हाई पेइंग जॉब इंडिया में आ चुके हैं, जिसके कारण से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है। लोग भी डिमांड कर रहे हैं प्रीमियम फ्लैट या प्रीमियम काइंड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। तो उस हिसाब से बिल्डर्स भी इस तरह के फ्लैट बनाते हैं जिसमें एमिनिटीज़ काफ़ी महंगी होती है। फ्लैट में बहुत सारे एमिनिटीज़ दिए जाते हैं, जिसके कारण से ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है पूरे फ्लैट का। तो ऑब्वियसली जिस फ्लैट का कॉस्ट ज़्यादा है उसका रेंट भी ज़्यादा होगा, और जब रेंट बढ़ता है तो फ्लैट का कॉस्ट भी बढ़ता है। तो एक दूसरे पे ये दोनों इंडिपेंडेंट है। बिल्डर का कहना है कि रॉ मटेरियल में जो खर्च होती है, रॉ मटेरियल जैसे सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, तो इस तरह के जो खर्च होते हैं उसके प्राइस में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है, जिसके कारण से पूरे ओवरऑल जो हाउस की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है और ये इफेक्ट दे रही है रेंटल सिस्टम में। एक और चीज़ बिल्डर का कहना है कि फ्लैट की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है एज़ कम्पेयर टू जो फ्लैट रुके हुए हैं या फ्लैट जो बने हुए हैं।
जिसके कारण से डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन मैं इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं सहमत हूँ। मैं वो सब एरिया भी देखता हूँ जैसे एनसीआर में या बैंगलोर में, जहाँ पे फ्लैट खाली है, फ्लैट ऑक्यूपाइड नहीं है, फिर भी वहाँ पे रेंटल ज़्यादा है। तो बिल्डर अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से रीजंस बताएंगे, हम लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से रीजंस देखेंगे, और हम लोग की जो रीज़न है वो ज़्यादा एक्चुअल रहेगी, क्योंकि हम लोग उसे देख रहे हैं, हम लोग उसे जी रहे हैं। तो फ्लैट इंक्रीमेंट के लिए बहुत सारे रीज़न हैं। आपको दोस्तों क्या लगता है कि इसके अलावा और भी कोई प्रमुख रीज़न है फ्लैट के रेंट के इंक्रीमेंट में? तो आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें। और जिस हिसाब से रेंट बढ़ती जा रही है और फैसिलिटीज़ इतनी ख़राब मिल रही है, आप तो आप देखो दोस्तों कि गुड़गांव में बहुत सारा एक्सपेंसिव फ्लैट है जिसके रेंटल काफ़ी ज़्यादा है। 1 या 2 घंटे के बाद उसी सेम सोसाइटी के सामने या बिल्डिंग के सामने एक तरह का नदी बन जाता है। सेम केस बैंगलोर का है, सेम केस मुंबई का है। मुंबई का तो समझ में आता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे जो फ्लैट के जो सोर्स है वो कम है, डिमांड ज़्यादा है। लेकिन मुंबई में भी बहुत जगह देखा गया है कि जहाँ पे फ्लैट अवेलेबल है, अनऑक्यूपाइड है, उसके बाद भी रेंटल ज़्यादा है। मुंबई में एक और इशू है कि मुंबई में रीडेवलपमेंट एक्टिविटी जब बहुत चल रहा है, बहुत सारे पुराने सोसाइटी हैं, बिल्डिंग्स हैं, जिसे रीडेवलप किया जा रहा है। तो वहाँ पे जो लोग, रेसिडेंशियल लोग हैं, वो सब मूव कर रहे हैं एक रेंटल सिस्टम में फॉर 3 to 4 ईयर्स, जिसके कारण से रेंट की जो इंक्रीमेंट वहाँ पे ज़्यादा देखी जा रही है। तो मुंबई चलो एक एक्सेप्शन है, वहाँ पे पहले से भी रेंट ज़्यादा थी। लेकिन बैंगलोर का रेंट देख के मैं भी हैरान हूँ, जहाँ पे किसी भी तरह का सुविधा नहीं है, बस पॉल्यूशन फ्री एयर है। उसके अलावा सरकार की तरफ से, कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का सुविधा नहीं है। उसके बाद भी रेंटल सिस्टम बहुत ज़्यादा है। बैंगलोर में तो हाई एडवांस भी दिया जाता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ओनर ही लेते हैं। और जब आप फ्लैट लीव करते हो या जब फ्लैट आप वैकेंट करते हो, तो 1 महीने का रेंट तो मिनिमम काटा ही जाता है फॉर एनी रीज़न। इसके ऊपर कोई भी लॉ नहीं बना है, किसी भी तरह के ग्रुप इसके ऊपर देखते नहीं हैं। और जो लोग रेंट पे रहते हैं उनको ये दुख पता होगा कि वो कितने मुश्किल होता है उनको फ्लैट चेंज करना बैंगलोर में। चलो ये सब परेशानी एनसीआर, नोएडा और गुड़गांव में नहीं है, लेकिन बैंगलोर एक अलग तरह का डिफिकल्ट एरियाज है रेंटल सिस्टम में रहने के लिए। दोस्तों अगर लगता है आपको कोई और भी रीज़न है रेंटल इंक्रीमेंट होने का, इतनी हाई स्पाइक होने का रेंट पे, तो आप प्लीज़ उस रीज़न को कमेंट में पोस्ट करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।